अच्छा, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये जितना भी मैंने पहले तो जल्दी जल्दी से एक चीज देख लेते हैं। डेटाबेस, टेबल्स, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये सारी चीजें मैंने आपको तफसील से बता दी हैं। डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन रख कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर फेच कर सकते हैं। और जब भी डेटाबेस का नाम आएगा तो साथ में टेबल्स का नाम भी उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि डेटाबेस होता है और आपके मेन आपका लेबल जो होता है, जो टाइटल होता है, वो डेटाबेस होता है। और डेटाबेस कितने टेबल, डेटाबेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं उसके टेबल्स। टेबल से मुराद जो यहाँ पे लिखा हुआ है डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, माई सीक्वल, सॉरी सॉरी सॉरी, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, ये दो सीक्वेंशियल बात होती है। और टेबल्स की किस्में क्या होती हैं, वो ये रही: एचआर, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट। इसी तरह अगर मैं एपटेक का भी बनाऊं या कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊं, उसमें भी मुझे जितने मेरी एंटिटीज यूज होंगी वो एज अ टेबल यूज होंगी। मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अभी। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा था। ये हमारा जो है एक छोटा सा पोर्टल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड देखना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे आया। ये जो पूरा टेबल आपको दिख रहा है, ये पूरा टेबल, इसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे और किस किस कॉलम का क्या क्या नेम होगा। ये जो चीजें हैं, इसको हम कहते हैं डी डी एल, डी डी एल। ये हमारे पास क्यूरी आती है डी डी एल के अंदर, मतलब ये क्यूरी आती है डेटा डिफाइंड लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि डीडीएल के अंदर कि हमारे पास वो क्यूरीज जिसमें हम किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करें, किसी भी टेबल के कॉलम्स क्रिएट करें, वो मेरे पास डी डी एल के कॉन्सेप्ट के थ्रू काम किया जाता है। अब टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ डाटा मौजूद है। ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा मेरे पास आता है डीएमएल के कॉन्सेप्ट के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर मेरे पास आता है डीडीएल में। और अगर मैं बात करूं टेबल के अंदर मौजूद डेटा की जुबान में बात करूं, तो डेटा लिखा जाता है डीएमएल के कॉन्सेप्ट के अंदर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये यूज होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए। और डीडीएल यूज होता है टेबल का स्ट्रक्चर या डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अली, जिशान, आसिम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। सर यदि रफली, रफली थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे, बिल्कुल हल्का थोड़ा थोड़ा। कौन सा वाला? लेकिन किस पार्ट की बात कर रहे हैं, किस यही पार्ट? यही दोनों का बस, जैसे अभी वर्ड आपने एक लाइन डेफिनेशन बताई थी कि क्या क्या करते हैं, दोबारा रिपीट कर मैं दें। ये कह रहा था कि टेबल बना हुआ है, ये टेबल एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे आपको दिखाया हुआ है। अब ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल का एक स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर से मुराद टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, टेबल किस नाम से होगा, ये टेबल का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये हुआ है डीडीएल के कॉन्सेप्ट के अंदर, डेटा डिफाइंड लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में। हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल का या डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट करते हैं। अब किसी भी स्ट्रक्चर में देखो, जैसे कि हमारा घर है, हमारा घर दीवारों पर बना है, ईंटों पर बना है, मिट्टी पे बना है। ये जो हमारा घर है जो बिल्ड हुआ है, ये चीज आती है डीडीएल के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब उस घर में कितने अफराद रहते हैं, 2 4 8 10 15, जितने भी लोग रहते हैं, वो उस घर के रिहायशी हैं, वो उस घर के रेजिडेंट हैं। और वो चीजें जो रहने वाले लोग हैं वो आते हैं डीएमएल के कॉन्सेप्ट के अंदर। यानी कि जो रिहायशी हैं वो डीएमएल में आते हैं। और जो आपका घर बना है, जो आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप रह रहे हो, वो हमारे पास डीडीएल का कॉन्सेप्ट है, डेटा डिफाइंड लैंग्वेज का। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज होती है माइक्रो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम बात करते हैं एटीएम मशीन, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। एटीएम मशीन में अक्सर देखो, आप लोग के पास अगर एटीएम कार्ड्स बने हुए हैं, तो एटीएम कार्ड में ये होता है, कभी आपने कार्ड डाला, आपने उसमें से पैसा निकाला और पैसा अभी तक बाहर भी नहीं आया, पैसा आ रहा है। एकदम से सपोज करो लाइट चली जाती है एटीएम मशीन की और पैसा जो है वो अटक जाता है। अब हमें तो ये लगता है कि पैसा अटक गया, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा रोल बैक हो जाता है। मतलब अगर आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कटे हैं
और पैसा आपके हाथ में नहीं आया, वो पैसा रोल बैक हो जाएगा बाहर आने से पहले पहले, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, और आपका जो बैंक में 5,000 रुपये डिडक्ट हुए हैं वो वापस आपके अमाउंट में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसा अभी तक बाहर नहीं आया ड्यू टू लोड शेडिंग। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम डीसीएल कहते हैं। डीसीएल का काम नहीं होता हमारे वेब के ऊपर, काम जो हम लोग करते हैं वेब पर इतना इसका असर नहीं होता डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। सबसे ज्यादा डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डिफाइन लैंग्वेज का काम होता है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर या वेब एप्लीकेशंस के ऊपर। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बिल्कुल एक डिफरेंट एरा में यूज होती है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू यूज होती है, जो कि मशीन्स में डेटाबेस का काम होता है उस पे काम करती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। लेकिन डीडीएल और डीएमएल ये हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम दोनों सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब मेनली जो रोल है वो डीडीएल और डीएमएल का है, डीसीएल का रोल हमारे वेब प्रोग्रामिंग में नहीं है। कोई सवाल किसी को पूछना है? नो सर। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है कि अब हम चलो सब सारी कौन सारी थ्योरी हमने समझ ली, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो अब मैं यूज करने के लिए आपको एक चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर का बेसिक पर्पस क्या है? आपको एक सपोज करो आपको एक लोकल सर्वर चाहिए। आपको लोकल सर्वर्स में आप पीएचपी को भी यूज करेंगे और आप उसके साथ साथ उसके एसोसिएटिव लैंग्वेज माई एसक्यूएल को भी यूज करेंगे। अब लोकल सर्वर्स क्या हैं और कहाँ से मिलेंगे? बेसिकली लोकल सर्वर एक ऐसा मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर होता है जो कि, अब आपके पास तो डोमेन होस्टिंग नहीं है कि आप अपनी सीधा वेब को डोमेन के ऊपर लैंड कराएं और वहीं पे काम स्टार्ट कर दें। तो डोमेन होस्टिंग जिनके पास नहीं होती वो लोग लोकल सर्वर पे काम सबसे पहले करते हैं, और इस लोकल सर्वर सर्वर के बहुत फायदे भी होते हैं। अक्सर वर्डप्रेस की भी इंस्टॉलेशन होती है वो लोकल सर्वर के ऊपर की जाती है, टेस्टिंग बेस के ऊपर। जब आपकी वेबसाइट फाइनलाइज हो जाती है देन आप उसको शिफ्ट कर देते हैं आपके डोमेन के ऊपर। तो लोकल सर्वर्स का ही काम करता है। अब इसके अंदर जो माई एसक्यूएल का डेटाबेस है वो लोकल सर्वर के थ्रू ही आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं कि लोकल सर्वर इंस्टॉल नहीं करना, तो नहीं करो, एक सॉफ्टवेयर आता है माई एसक्यूएल योग। माई, एक मिनट इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, माई एसक्यूएल योग। इस पे भी लोग काम करते हैं, काफी ज्यादा काम करते हैं माई एसक्यूएल योग के ऊपर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना ये प्रीमियम होता है, आपको इसको परचेज करना पड़ता है। अब परचेजिंग वाली बात पे आके एक जगह पे हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी एक कॉन्सेप्ट है कि हम परचेज नहीं करते ऑब्जेक्ट चीजों को, हम कोशिश करते हैं कि उसका क्रैक या ट्रायल वर्जन पे काम कर दें। अगर माई एसक्यूएल योग पे काम नहीं भी करना तो आप इजीली तौर पे काम लोकल सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। अब लोकल सर्वर्स में आपको मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा जैम्प के नाम से, एक आपको मिलेगा वैम्प के नाम से, एक आपको मिलेगा लैम्प के नाम से, और एक आपको मिलेगा मैम्प के नाम से, MAMP। जैम्प, वैम्प, लैम्प, मैम्प, ये चार किस्म के लोकल सर्वर्स मौजूद हैं। जैम्प का मतलब होता है जेनिक्स अपाची, जेनिक्स अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी। वैम्प का मतलब होता है विंडोज अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी। लैम्प स्टैंड्स फॉर लिनक्स अपाची एंड मैम्प स्टैंड्स फॉर मैकिन्टोश अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी। अब ये चारों लोकल सर्वर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर पे या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने। जो जैम्प है ये बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं कि ये विंडोज पे भी चलता है और ये आपके यूबंटू या दीगर विंडोज के ऊपर भी चल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और वैम्प तो बना ही विंडोज के लिए, विंडोज अपाची माइस्क्यूएल पीएचपी। लैम्प स्टैंड फॉर लिनक्स, अब ये लिनक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं लैम्प उसको सपोर्ट करता है। और मैम्प का सॉफ्टवेयर जो है विंडोज मैकिन्टोश अपाची, ये आपके आईफोन के यानी कि एप्पल के जो मैकबुक और एयर मिनी वगैरह होते हैं उसमें आपका मैम्प का सॉफ्टवेयर रन होता है। तो अभी मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है, मेरे पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है। तो आपको जैम्प कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताना चलता हूँ। आपने सिंपल इस पे जाना है और यहाँ पे आपने सिंपल इतना लिखना है, गूगल पे जाके डाउनलोड जैम्प। अब आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है अपाची फ्रेंड्स। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, अपाची फ्रेंड्स इसकी .org की वेबसाइट है। आपने यहाँ डाउनलोड जैम्प पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास ये डाउनलोड जैम्प आ गया। देखो ये क्या कर रहा है, जैम्प फॉर लिनक्स, जैम्प फॉर विंडोज, जैम्प फॉर ओएस, ठीक है। अब ये क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको पहले ही कहा जैम्प क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये तीनों विंडोज के ऊपर चल जाता है, इसीलिए जैम्प की सर्विस लोग ज्यादा अवेल करते हैं एज कम्पेयर टू मैप और एज कम्पेयर टू जैम्प।
जैम्प ज्यादा यूज होता है। तो सर अब मैम, मैम क्या था इसमें? मैकेंटोश अपाची, जो मैक पीसीज होते हैं, मैम्प वहां यूज होता है, मैकेंटोश अपाची। अब यहाँ पे ये देखो जैम्प फॉर विंडोज लिखा हुआ आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने देखो ये जो लिखा हुआ है ना 8.0, 8.1, 8.2.4, ये है बेसिकली लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीएचपी। ये पीएचपी का न्यू और लेटेस्ट वर्जन है। तो आपने यहाँ पर 64 बिट को ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि अक्सर विंडोज जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं आईटी वाले, वो हम 64 बिट पे काम करते हैं। 64 बिट का मतलब ये होता है कि मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 64 बिट के ऊपर इजीली चलते हैं, क्योंकि 32 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल्ड होता है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन नहीं होते, क्योंकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के जो आर्किटेक्चर्स हैं वो 64 बिट पर तैयार किए गए हैं। दैट इज वाई 64 बिट इज मोर इंपॉर्टेंट रदर देन 32 बिट। अब आपने इन तीनों में से आई रिकमेंड द लास्ट वन जो है वो आप डाउनलोड कर लें, विच इज 149 MB का ये साइज का सॉफ्टवेयर है। इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसको खामोशी से इंस्टॉल कर देना। अब इंस्टॉलेशन पॉइंट से एक चीज समझ लो, अक्सर लोगों के पास, क्योंकि सी में लोग इंस्टॉल करते हैं, विंडोज की करप्ट हो जाना या कोई भी मसला अगर ऐसा हो जाता है लैपटॉप या विंडो पीसी के साथ कि ऑन नहीं होता बाद में, तो आपका फिर आपको मजबूरन विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो विंडो इंस्टॉलेशन में आपका जितना भी काम सी ड्राइव में होगा वो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। तो आई रिकमेंड कि आप जब इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप इसको सी में इंस्टॉल नहीं करें, आप इसको अपनी किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करें, ई में या डी में करें। आपसे इंस्टॉलेशन के वक्त वो पूछ लेगा कि आपके डेस्टिनेशन फोल्डर कौन सा है, देन आप वहां से उसको डी या ई को सिलेक्ट करें और सी को मत करें। अब आपने सपोज करो आपने इसको सिलेक्ट वगैरह करके आपने इसको इंस्टॉल कर दिया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद का स्टेप समझें। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसका जैम का एक कंट्रोल पैनल होता है वो आपने ऑन करना है। अब वो आपको कहां से मिलेगा, आप विंडोज का बटन प्रेस करें और यहां पे लिखें जैम। देखिए मैंने जैम्प लिखा, मेरे पास एकदम से आ गया। अगर आपके पास नहीं आ रहा हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो आपको करना क्या है, आपको ने जहां इसको इंस्टॉल किया आपने वहां जाना है। मैंने इसको इंस्टॉल किया सी ड्राइव के अंदर, तो मैं सी में गया। सी में जाने के बाद देखो सबसे लास्ट में मेरे पास जैम का फोल्डर शो कर रहा है। मैं जैम पे गया। अब जैम के अंदर बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। आपको क्या करना है, सीधा जैम में जाके सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जैम कंट्रोल, आपने यहाँ से डबल क्लिक किया तो जैम का जो कंट्रोल पैनल है वो आपके बैकएंड के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब देखो इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज आ रही हैं, अपाची, माई एसक्यूएल, फाइलजिला, मरकरी, टॉमकैट, ये सब अलग अलग। ये फाइलजिला, मरकरी, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीजें हैं। हम अपाची और माई एसक्यूएल की बात करेंगे, तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहां से माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। ये सर्विस है, ये मैंने सर्विस स्टार्ट की है इसकी। मैंने माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर दिया और मैं चाहूं तो मैं अपाची को भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन अगर मैं अपाची अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि अपाची में स्टार्ट करूंगा कब, जब मैं पीएचपी के ऊपर काम करूंगा देन मैं अपाची स्टार्ट करूंगा, वरना अभी मुझे अपाची स्टार्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो ये दो सर्विसेज को वैसे भी प्रैक्टिस में रखोगे, दो सर्विसेज तुम्हें स्टार्ट करनी है, अपाची एंड माई एसक्यूएल। अब ये दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद अब आपने करना क्या है, ये जो माई एसक्यूएल है ये आपने स्टार्ट करना है। अब माई एसक्यूएल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस को खोलना है, डेटाबेस को ओपन करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा एडमिन के ऊपर क्लिक करें, ये जो आपको बटन दिख रहा है आपने एडमिन के बटन को प्रेस किया तो आपके पास ये गूगल क्रोम पे आपके पास एक यूआरएल आएगा, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन, ये आपका यूआरएल है। और ये आपका यूआरएल कब आएगा, जब आप यहाँ एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे फौरन ये यूआरएल आपके पास एक्सेस होगा और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि आपका जो डेटाबेस है दैट इज योर डेटाबेस विच इज पीएचपी माई एडमिन माई एसक्यूएल। ये है तुम्हारे डेटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो काम होगा वो अब हम डेटाबेस के अंदर करेंगे। आ, मुझे ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो प्लीज लेट मी। नो सर। बस सर एक ये इशू होगा कि ये स्टेप्स जो है मिस हो सकते हैं, तो आप बाद वीडियो में जब रिकॉर्ड हो जैसे रही है, हम वीडियो आएंगे। रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। वेल अब हम आगे चलते हैं।
तो ये है मेरा PHP माई मतलब माई एसक्यूएल का जो डैशबोर्ड है, इसको मैं डैशबोर्ड कहूंगा। ये मेरा डैशबोर्ड है। ये सब डिटेल्स हैं इसकी, जो मुख्तलिफ मालूमातें हैं इसकी, ये वो चीजें। अब अब तुमने कहाँ देखना है, जब ये पेज तुम्हारे सामने ओपन हो जाए तो तुमने देखना है इस जगह पे। अब देखो इस जगह पे, देखो ये जो मुख्तलिफ नाम आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, 2021-12 डी ई-कॉमर्स और LDHI माई सीक्वल ओवेस, ये सब जो चीजें आपको दिख रही है, रजिस्ट्रेशन वगैरह लिखा हुआ, ये सब मेरे डेटाबेसेस हैं। ये सब मेरे डेटाबेसेस हैं। अब मैं आपको डेटाबेस बनाना सिखा रहा हूँ कि डेटाबेस बनेगा कैसे। सपोज करो मैं एपटेक का डेटाबेस बना रहा हूँ, कि चलो एपटेक का भी नहीं बना रहा, मैं किसी एक एजुकेशनल इदारे का बना रहा हूँ, जिसके अंदर किसी भी इदारे में डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होगा स्टूडेंट डिपार्टमेंट, एक होगा टीचर डिपार्टमेंट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होती है जो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट होता है, एक आपका एग्जाम डिपार्टमेंट होता है जो आपके एग्जाम्स लगाता है। ये कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये तो ये जो डिपार्टमेंट्स बने हैं ना, ये डिपार्टमेंट्स मेरे पास टेबल्स कहलाते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैं जिस कंपनी के लिए बना रहा हूँ, उस कंपनी का नाम जो है वो मेरा डेटाबेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक टैब दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है SQL। आपने इस टैब के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर देखो आपके पास एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ये जो कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, आई गेस ये कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे भाई हमने करना क्या, आसान सी चीज है। सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट वेरी फर्स्ट, क्रिएट आ डेटाबेस। अब डेटाबेस किस तरीके से बनेगा, डेटाबेस बनाने के लिए आपको एक क्यूरी लिखनी है। क्यूरी क्या लिखनी है वो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूं। अब ये क्यूरीज तुम लोगों ने याद करनी है। मैं हर क्लास में अब क्यूरीज पे काम करवाऊंगा। क्यूरीज रटी हुई होनी चाहिए, कि अगर कोई बोले डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस की क्यूरी बिल्कुल दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए कि डेटाबेस इस तरह बनेगा। क्यूरीज रटी हुई होनी चाहिए। आपने क्या लिखना है, क्रिएट। क्रिएट के बाद आपने लिखा डेटाबेस। ये आपने कीवर्ड लिखना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल तालीम घर। ये मैंने एक नाम रखा, ये नाम है डेटाबेस का, तालीम घर। अब आपने करना क्या है, ये जो क्यूरी है ये आपकी क्यूरी है। इस क्यूरी को आपने राइट डाउन करना है इस जगह पे, जहां पे ये लिखा हुआ रन SQL क्यूरीज ऑन सर्वर। यहां पर आके आपने लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने रखा है तालीम घर। मेक श्योर कि आप अगर कोई ऐसा नाम रखें जिसमें दो वर्ड्स आ रहे हो तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये एक वर्ड है तो एक ही स्लोगन में रहना चाहिए। अब आपने लिखा क्रिएट डेटाबेस तालीम घर। उसके बाद आपने क्या करा, आपने यहाँ से, आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट, रिटेन क्यूरी बॉक्स को चेक लगा दो। अच्छा, ये चेक क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से आपने उसको गो कर दिया। आपने जैसे इस पर गो करा तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी सेट। ये आपको ग्रीन कलर का एक चेक आपको लगा हुआ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता तो क्रिएट प्रॉब्लम होने के बाद यहाँ पे रेड कलर का एक स्टेटमेंट आता है कि इसका मतलब ये है कि आपने कुछ मिस्टेक की है, उसको सेट करो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि डेटाबेस बना या नहीं बना। इस जगह पे आओ और ये देखो सेकंड लास्ट, तालीम घर के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इस डेटाबेस के ऊपर, तो देखो ये कह रहा है क्रिएट टेबल। छूटते ही बोल दिया इसने टेबल बनाओ। जो मैंने तुमसे सबसे पहले डिस्कस किया था, डेटाबेस के बाद फौरी तौर पे जो चीज आएगी वो होंगे आपके टेबल्स। अब ये टेबल्स की बात कर रहे हैं कि टेबल बनाना है। टेबल, अब टेबल का नाम यहाँ होगा और टेबल में कितने कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे होगा, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था इस जगह के ऊपर। वो कहाँ गया जिसमें टेबल का पूरा बना हुआ आ रहा था, एक मिनट रुको जरा। दिस इज, अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना कॉलम्स, एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट अपडेट, ये कॉलम्स हैं। अब जिसमें 1 2 3 4, इन्होंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए। किसी में ज्यादा कॉलम्स हैं, हम ये देखो 1 2 3 4 5, इसमें तो ज्यादा कॉलम्स हैं। इधर आते हैं, इसमें भी ज्यादा कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं इसके अंदर। ये एज पर रिक्वायरमेंट होता है कि आपको कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं।
अच्छा, ये मीटिंग टाइम हमारा 1 मिनट से भी कम रह गया, तो ये मीटिंग किसी भी टाइम ओवर हो जाएगी। मैं आपको नया पासवर्ड जो है वो भी शेयर करता हूँ। जस्ट टाइम ऑफ।